हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग एक और स्पेशल मेहमान से बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ी हैं निशा, जिन्होंने इस बार जेआरएफ में ऑल इंडिया रैंक 103 हासिल किया है। साथ ही साथ इन्होंने पिछली बार ही नेट क्वालिफाई कर लिया था और सेट एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया था। तो हमें ये भी जानने को मिलेगा कि व्हाट वर द मिस्टेक्स शी हैज डन लास्ट ईयर और उसको कैसे करेक्ट करके इन्होंने इस बार फाइनली अपने थर्ड अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है। तो आइए बात करते हैं निशा से। सबसे पहले आपका स्वागत है निशा। थैंक यू सर। चलिए, तो जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, पिछली बार एलएस भी हो गया था। तो पिछली बार क्या फीलिंग थी और इस बार क्या फीलिंग पिछले बार थोड़ा बुरा लग रहा था एक्चुअली सर, है? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत थे, क्योंकि मैंने तीनों सब्जेक्ट किए थे। हम्म। पर थोड़ी बहुत तो क्वेश्चन चैलेंज में गया तो 5 मार्क्स डायरेक्टली कम हो गए, तो थोड़े मार्क्स से रह गया था, इसलिए एलएस हो गया। खुशी तो थी, पर हम्म। जेआरएफ की खुशी अलग होती है, इसलिए हम्म। मैंने बोला कि एक बार फिर से अटेम्प्ट देंगे, थोड़े मार्क्स से ही रह गए। फिर हम्म। इस बार मैंने फिर से दिया इसीलिए, और इस बार हो गया मेरा। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन चैलेंज वाला प्रॉब्लम हुआ, इसका मतलब आप तब भी बॉर्डर लाइन पे थे और बहुत नजदीक थे। तो क्या कुछ मेजर चेंजेस किए थे इस बार के अटेम्प्ट के लिए, या जैसे नॉर्मल पढ़ रहे थे वही पढ़ाई करी थी? नहीं, मैंने लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें टाइम मैनेजमेंट मुझे मेरा बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया था, क्योंकि हम्म। मैं लास्ट मिनट तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही थी एग्जाम में। पर हम्म। इस टाइम मैंने हार्डली दो दो घंटे दिए, और लास्ट 1 घंटा था वो पूरा मैंने चेकिंग में ही दिया था, क्योंकि जो सी पार्ट होता है उसमें वो ही गेम चेंज करता है पूरा एग्जाम में। तो यस। मैंने उसमें सी पार्ट में जो 25 क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा टाइम रिपीटली उसको चेक किया कि मैंने यही करना चाहिए या नहीं, और लास्ट टाइम मैंने चेंज भी किया कि हम्म। 25th क्वेश्चन मेरा होगा सही या नहीं। मैंने वो हम्म। चेंज भी किया, ऐसे किया था, मतलब पिछले बार मैंने वैसे नहीं किया था। पिछली बार ओके। मैंने एक बार सॉल्व किया तो किया, ऐसा हुआ था, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ था। हम्म। इस बार मैंने बहुत टाइम मैनेजमेंट पे फोकस किया, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से वो पॉसिबल हुआ कि टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चलिए इसके बारे में अभी मैं और भी आपसे डिटेल में जानूंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अपने कॉलेज के बारे में बताइए। जेआरएफ एग्जाम के बारे में कैसे सोचा आपने? क्यों इसको क्वालिफाई करना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है? थोड़ा अपने कॉलेज से स्टार्ट करिए। मैंने जब बीएससी और एमएससी में थी, तब हम्म। मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्टली एमएससी के बाद में जॉब ही करूंगी। मेरा दिमाग में ऐसे कुछ नहीं था कि मैं नेट करूंगी या कुछ तो। पर हम्म। जब मैं इंडी कैंडी में आते हैं तब कैंपस इंटरव्यूज होते हैं, हम्म। तो इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने एक बार मैम से पूछा कि मैम मैं जॉब करूं या कुछ और करूं। तो मैम ने ऐसे बोला कि मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ और तुम भी करो, क्योंकि तुम पढ़ने की रूटीन में हो, तुम्हें हम्म। आदत है पढ़ने की, तो तुम रूटीन में हो, तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि एक बार शादी वगैरह हो गई तो फिर रेयर केसेस होते हैं कि घर वाले भी तुम्हें सपोर्ट करें। हम्म। इसलिए तुम अभी से ही स्टार्ट करो, शायद 1-2 साल में हो जाएगा तुम्हारा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो मैंने घर वालों को कन्विंस किया कि मुझे नेट सेट के लिए प्रिपेयर करना है। तो पहले तो मेरे 1 साल उनको समझाने में ही गया कि मैं हम्म। एक्चुअली किस क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि नेट क्या हम्म। है, सेट क्या है। उसके मतलब मेरे पापा कॉलेज में ही है, हम्म। वो एज अ क्लर्क कॉलेज में काम करते हैं, फिर भी उनको इतना पता नहीं था। पर बाद में जब टीचर्स ने वगैरह बताया कि ऐसे होता है कि डायरेक्टली उनको परमानेंट का जॉब वगैरह मिल जाता है, तो हम्म। उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आई थी, जैसे ही मेरा एग्जाम खत्म हुआ, मैं 1 हफ्ते में यहाँ पर आ गई थी। घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे एक्चुअली, मेरी हम्म। मम्मी का एक्सीडेंट भी हो गया था। पर फिर भी मम्मी ने बोला कि तुम जाओ, ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं मम्मी को उसी पीरियड में छोड़ कर आई थी। बहुत रिग्रेट है मुझे, हम्म। पर मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया उस टाइम। और मैं जब यहाँ पर आई थी, तब मैंने बोला था कि मेरा एनालिटिकल स्पेशलाइजेशन है, तो जब मैंने जीओसी वगैरह स्टार्ट किया था, हम्म। तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। स्टार्टिंग में बहुत प्रेशर में था। तो मैंने सर से आपसे भी बात की थी, तो आपने बोला कि टाइम थोड़ा सा जाने दो, हो जाएगा हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा, और सर ने भी ऐसा बोला था कि एनालिटिकल स्टूडेंट्स को तीनों सब्जेक्ट करने पड़ते हैं, उनको तीनों सब्जेक्ट सेम लगते हैं। हम्म। क्योंकि जो ऑर्गेनिक वाला होता है वो क्या करता है, हाँ मेरा तो ऑर्गेनिक है,
मैं फिजिकल या इनऑर्गेनिक दोनों में से एक करूंगा और 2 सब्जेक्ट से निकालूंगा, ऐसे था। हम्म। तो मैंने स्टार्टिंग में ऐसे सोचा कि मैं तीनों सब्जेक्ट करूंगी, देखूंगी। पर जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे इनऑर्गेनिक ही समझ में आ रहा था, ऑर्गेनिक भी नहीं आ रहा था, फिजिकल भी नहीं आ रहा था। फिर भी आपके क्लासेस करके मैंने ऑर्गेनिक का थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया। तो मैंने हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट जब किया था, तब मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 2 ही सब्जेक्ट किए थे। फिजिकल मैंने किया था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, तो मैंने वो एग्जाम में उसमें फोकस नहीं किया। तो हम्म। बाद में जब मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे समझ आया कि नहीं, फिजिकल थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, क्योंकि जो थोड़ा बहुत जो रह जाता है ना, वो एक ही सब्जेक्ट से रह जाता है, इसलिए मैंने वो फिजिकल भी करना स्टार्ट किया सेकंड अटेम्प्ट में। फिर आपकी एक मुझे आदत अच्छी लगती थी कि वो लेक्चर के खत्म होने के बाद वो आप क्लेडन की या कैरोथर की जो एक्सरसाइज देते थे, उससे हम्म। ऑटोमेटिकली डांस कैरोथर वो ऑटोमेटिकली हो जाता था, मतलब हम्म। अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। और समझ में आ जाता कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, और पढ़ते समय ये भी समझ में आता था कि हाँ ये ना मेरे नोट्स में है, हम्म। मतलब क्लेडन का ये चैप्टर, हाँ ये जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो मेरे चैप्टर्स में है, तो वो कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बिल्ड होने लगा। हम्म। और एक चीज है कि वो पढ़ते तो सब है, पर ना एक कॉन्फिडेंस होता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो नहीं ये यही आंसर है या नहीं, तो हम कट कर सकते हैं कि तो एलिमिनेशन हो जाता है। और हम्म। जो 2 बच जाते हैं ना, उसमें एलिमिनेशन करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत होती है। तो वो हम जब रेफरेंस वगैरह जो पढ़ते हैं उसमें से हो जाता है, तो वो उससे मुझे हेल्प हुई। तो मैंने वो स्टार्ट किया, और फिजिकल का मैंने जब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में ऐसे ही हुआ कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी गलती एक थी कि मैं बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल पढ़ने जा रही थी, हम्म। कंसेप्ट क्लियर करने में लग रही थी। पर मैंने बाद में रियलाइज किया कि कंसेप्ट से अच्छा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, तो मुझे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने ये तरीका समझ में आ जाएगा। हम्म। तो मैंने वो स्टार्ट किया उसके बाद। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद मुझे वो समझ में आया कि कितने टाइम में कितना सॉल्व करना चाहिए, या अप्रोक्सीमेशन मेथड्स जो होते हैं फिजिकल में बहुत ज्यादा होते हैं, कि हम्म। फिजिकल में हमें कैलकुलेटर तो दिया होता है, पर कम से कम कैलकुलेटर में ना यूज करके कैसे हम वो क्वेश्चन सॉल्व करें, ये जो चीजें हैं वो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में स्टार्ट की। ओके। अच्छा, तो शुरू में आपने जितने भी सेक्रीफाइसेस किए, अब तो सब कुछ वर्थ इट दिख रहा होगा, सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे होंगे, तो अभी घर पे कैसा माहौल है? उनको तो बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग है, क्योंकि मेरे पापा कॉलेज में है, ऐसे मैंने हम्म। बोला। तो पूरा कॉलेज घर पे मिलने आया था कि हम्म। कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए। मैं यहाँ पर थी एक्चुअली, पर वो पूरा एक बार मैं गई थी तो जूनियर कॉलेज पूरा आया था घर पे, और बहुत ज्यादा पापा मम्मी बहुत खुश थे, कि हम्म। उनको एक्चुअली समझ में आया कि एक एक होता है ना कि कम एज में जितना वो हो कि एज सुन एज पॉसिबल उसने क्लियर किया है, उसको वो हम्म। समझा रहे थे कि आपके बच्चे ने जो किया है वो बहुत जल्दी किया है, हमसे तो अभी तक हम ट्राई कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो हो नहीं पाता, क्योंकि जॉब और वो दोनों एट अ टाइम नहीं होता। यस। एक एक रेयर होता है, वो होता हो भी सकता है, पर रेयर होता हम्म। है। तो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा किया, तो मम्मी पापा तो बहुत ज्यादा हैप्पी है। वो सबको फोन कर करके बताते हैं कि हाँ मेरे बच्चे ने किया है ये वगैरह, बहुत अच्छा लगता है उसको। चलिए, बिल्कुल। अच्छा, तो प्रिपरेशन करते वक्त, अब जैसे आपने बताया तो अभी तो बहुत आसान लग रहा है सुनने में, तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी अपनी कुछ गलतियों की वजह से नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में भी जीआरएफ नहीं हुआ, तो फिर एक डीमोटिवेशन जैसा भी लगा होगा, तो उसको कैसे कोप अप किया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से कहते हैं, सर 2 अटेम्प्ट हो गए हैं, सर पहला अटेम्प्ट हो गया है, नहीं हो रहा है। आपके ऊपर जब ये सिचुएशन थी, तो आपने इसको कैसे टैकल किया था? मैंने एक्चुअली जब फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, तब भी मैंने पूरा छोड़, ऐसे लगा कि मैं पूरा छोड़ देती हूँ, मेरे से नहीं होगा। हम्म। फिर मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला कि एक बार ट्राई करके देखेंगे, तो मैंने बोला ठीक है, अभी मेरे पास नोट्स तो है, सिर्फ मुझे रिवाइज करना है। तो मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दी। हम्म। रिवीजन स्टार्ट कर दी, तो वो बीच बीच में ऐसा होता था कि यार हम सीनियर्स है, मतलब हमसे तो होना ही चाहिए, तो वो गिल्ट था, इसलिए वो गिल्ट में करना हम्म। ही था, इसलिए मैंने वो जो पूरा दम लगा दिया मेरा, क्योंकि फिर वो गिल्ट मुझे फिर से नहीं चाहिए, क्योंकि हम्म। बोलेंगे इनका ही नहीं होता हमारा क्या हो, ऐसा होता है ना फिर वो, हम्म। कि इतने साल वो घर पे भी प्रेशर था, क्योंकि एक बार मैंने घर पे बोला है कि मैं करने वाली हूँ और इतनी सारी चीजें छोड़कर आई हूँ घर से, तो यस। फिर मुझे लगा कि अभी ये सब किया है तो फिर करना ही चाहिए, इसलिए मैंने वो दम लगा दिया फिर। हम्म। फिर एलएस के बाद तो बहुत ज्यादा बुरा लगा,
क्योंकि मेरे साथ जो थी उनका तो जेआरएफ हो गया, मेरा ही नहीं हुआ। तो वो जेआरएफ जो जिनका हुआ वो बोले कि नहीं, फिर से एक एक ट्राई करो, हो जाएगा, वो तुम्हारी गलती नहीं, वो चैलेंज का तो चैलेंज था। मैंने फिर से ट्राई किया एक बार। अच्छा, तो बीच में जैसे आपने बोला कि आपका प्लान था कि मास्टर्स के बाद जॉब आपको करनी है, तो क्या बीच में फिर से आपका मन बना था कि कहीं जॉब देख लेते हैं? क्या आपने ढूंढा भी था? मैंने एक्चुअली मैं जब तभी मैं मुझे फोन आ रहे थे कि जॉब ऐसे ऐसे जॉब है, 6 लाख पैकेज, 4 लाख पैकेज। हम्म। पर मैंने पापा से बात की तो पापा बोले कि तुम्हें प्रेशर नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो। अभी हम्म। तुमने चूज किया है कि तुम्हें प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन करो। और उसके साथ में मेरे जो फ्रेंड्स थे वो एनालिटिकल बैकग्राउंड से थे, क्लासमेट, उनसे हम्म। भी मैंने बात की तो वो बोले कि हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बॉयज होते हैं उनको तो मतलब नाइट शिफ्ट्स वगैरह होते हैं, और इतना सब करके भी 20,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा है, तो क्या ही हम्म। फायदा। इससे अच्छा तुम तो थोड़े दिन रुक जाओ, हम्म। क्वालिफाई करो, उसके बाद का जॉब भी करना ही है ना, तो फिर हम्म। थोड़ा प्रिपरेशन कर लो। ऐसे मुझे लगा फिर ठीक है, कर लेती हूँ अभी कि जॉब करके फिर भी 20,000 रुपीज ही मिल रहे हैं। राइट। फिर तो जब प्रिपरेशन आपने यहाँ क्लासेस वगैरह लेना स्टार्ट किया, आप मेरी क्लास में बैठते ही थे, तो जैसे जो वीक सेक्शन था, जैसे मान लो कि फिजिकल केमिस्ट्री आपकी बहुत वीक जा रही थी, तो क्या उसमें से आपने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए, उसमें से स्ट्रेटजी कैसे बनाई फिजिकल को लेके? मैंने जो क्वांटम था वो पूरा पढ़ा था। हम्म। मैंने ऐसे किया था कि सब पढ़ा, थर्मो हम्म। भी वगैरह पढ़ा, पर उसमें से भी हमारा होता है ना कि हाँ ये टॉपिक, इस हर टॉपिक में ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें होती है जो इजी होती है, ऐसे यस। नहीं कि वो पूरा टॉपिक ही हार्ड होता है। हर हम्म। टॉपिक में थोड़ा थोड़ा पार्ट ऐसे होता है कि वो सबको समझ में आ जाता है। इसलिए मैंने पहले तो सब पढ़ा, और फिर बाद में मैंने ऐसे रियलाइज किया कि क्वांटम में ऐसे पार्ट्स, थोड़े थोड़े पार्ट्स है जिसमें एनर्जी लेवल्स है, हकेल डायग्राम है, तो ऐसे चीजें हैं वो मुझे सॉल्व हो जाएगी। 1D हम्म। 2D और थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सवेल है, या फिर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड थर्मोडायनेमिक्स, इसके जो क्वेश्चंस है, वर्डन के क्वेश्चंस है, वो हो हम्म। जाएंगे। तो मैंने वो पूरा, ऐसे नहीं है कि मैंने फिजिकल है तो ये पूरा चैप्टर स्किप किया, मैंने वो सब चैप्टर्स पढ़े, और उसमें से मैंने चूज किया कि हाँ ये चैप्टर्स में से इतना इतना पार्ट मुझे आता है, और हम्म। उसके अगर क्वेश्चंस आए तो मैं वो कर लूंगी, ऐसे मैंने किया। फिजिकल के मैंने सब टॉपिक्स किए। हम्म। ऑर्गेनिक में मैंने बायोमोलिक्यूल्स का कुछ जो टॉपिक होता है वो नहीं किया, हम्म। बाकी सब टॉपिक्स किए, न्यूक्लियर वगैरह वो भी किया था मैंने। हम्म। इनऑर्गेनिक में भी पूरा पढ़ा था, पूरा, ऐसे नहीं कि कुछ छोड़ा है तो मैंने कुछ नहीं, पर हम्म। सब टॉपिक्स में से ऐसे ऐसे पार्ट्स चूज किए जो मुझे 100% आते थे। राइट। मतलब जो सेक्शन वीक है उसको पूरा नहीं छोड़ना है, उसके भी टॉपिक्स कर लीजिए, ताकि उसके आसान वाले जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखें आप वो एटलीस्ट कर पाए। ओके। तो एप्टीट्यूड वाले सेक्शन के लिए कुछ अलग से पढ़ा था, या नहीं करा था तैयारी इसके लिए? मैंने आईएफएस में एप्टीट्यूड्स के जो शुरुआत में लेक्चर्स हुए थे, हम्म। शौविक सर के, मैंने किए थे, पूरे हम्म। किए थे, और हम्म। उनके ट्रिक्स वगैरह मेरे याद थे। तो हम्म। मैंने उसको सिर्फ प्रैक्टिस कर रही थी, कैसे तो संडे टेस्ट यहाँ पर होता है आईएफएस में, हम्म। तो मैं हर संडे टेस्ट में 20 में से मैक्सिमम कितने सॉल्व होंगे तो मैं करती थी स्टार्ट, मतलब ऐसे नहीं कि छोड़ देती कि नहीं अभी एप्टीट्यूड का पता है वो ही नहीं जाएगा, ऐसे हम्म। नहीं। हर बार मैं एप्टीट्यूड सॉल्व करती थी, और 10 तो मैं हर रोज, मतलब हर संडे टेस्ट को मैं करती थी। हम्म। वो ही प्रैक्टिस थी मेरी, ऐसे नहीं कि अलग से कुछ करना है, क्योंकि ट्रिक्स तो थे, सर ने बताए थे बहुत सारे, तो वो ट्रिक्स तो दिमाग में थे, सिर्फ उसको पॉलिश करना था, तो वो संडे टेस्ट में हो जाता था। हम्म। तो मतलब जो संडे टेस्ट और मॉक टेस्ट वगैरह देते थे उसमें एप्टीट्यूड पे थोड़ा फोकस कर लिया। हाँ। ठीक है। पढ़ते समय कई बार ऐसा होता है यार कि पढ़ लिया, समझ में भी आ रहा है, सिलेबस भी ठीक ठाक कवर कर लिया, लेकिन जब क्वेश्चन पर्टिकुलरली सॉल्व करने जाते हैं तो क्वेश्चन को भी पता है कि दिमाग चल रहा है, लेकिन गलतियां बहुत होती हैं। ये ऐसा फेज आया था? हाँ सर, मैं स्टार्टिंग में थी ना, हम्म। ऑर्गेनिक मैंने स्टार्ट जब किया था, तब हम्म। ऐसा लग रहा था कि यार ये वही बुक में ही है, पर फिर हम्म। भी मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं बहुत टाइम उसमें वेस्ट करती थी। हम्म। मतलब ये तो होना ही चाहिए, ऐसे होता था मेरा जब मैं संडे टेस्ट देती थी तब। पर मैंने बाद में रियलाइज किया कि 60 क्वेश्चन सी पार्ट में होते हैं,
हम्म। ठीक है, तो फिर 60 में से हमें 25 ही करनी है, वो आए याद नहीं आ रहा है, स्किप द क्वेश्चन, दूसरा सॉल्व करो, फिर हम्म। एग्जाम होने के बाद वो हम दे सकते हैं, ऐसे करती थी। और हम्म। मोस्ट ऑफ द अभी जब बुक वगैरह पढ़ने के बाद वगैरह नोट्स वगैरह अच्छे से करने के बाद मुझे रियलाइज हो जाता है कि आपको क्वेश्चन देखने के बाद उसका नेम रिएक्शन ऑटोमेटिकली याद आ जाता है, और जब हम्म। नेम रिएक्शन याद आता है तो मैकेनिज्म भी याद आ जाता है, और उसका डायरेक्टली करने की सॉल्व करने की भी जरूरत होती नहीं है, फिर इतनी प्रैक्टिस करो और डायरेक्टली वो क्वेश्चन में ही 4 आंसर्स होते हैं, वो इंटरमीडिएट के थ्रू सॉल्व करके वो 4th ऑप्शन आ जाता है। तो स्टार्टिंग में होता था कि दो दो क्वेश्चन, मतलब दो ऑप्शंस ऐसे थे कि सेम ही लग रहे हैं, इसमें से कौन सा चूज करूं समझ में ही हम्म। नहीं आता था। पर ये सिर्फ इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस, उससे ही कॉन्फिडेंस आता है। संडे टेस्ट वगैरह जो यहाँ पर होते हैं उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि यार कि ये क्वेश्चन का यही आंसर है, बाद में कुछ भी करो यही आंसर है, ये कंफर्मेशन आपको हम्म। संडे टेस्ट से मिल जाती है। तो अलग से ऐसा कुछ जादू नहीं है, प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। करते यस। रहेंगे, गलत होगा, सही होगा, गलत होगा, यही प्रोसेस होगा, राइट। हाँ। चलिए। अच्छा, जो लास्ट में जो मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे एग्जाम मान लीजिए आपका 1 महीना बचा है, 15 दिन बचा है, तो जो फाइनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने लगाए थे, कितने मॉक टेस्ट लगाए थे? मैंने बहुत ज्यादा लगाए थे, बहुत ही, मतलब मैं पूरे लास्ट मंथ में मैंने ऐसे नहीं कि सिर्फ मॉक टेस्ट, मैंने मॉक टेस्ट भी लगाए थे। मैं हम्म। लास्ट का जो पूरा मंथ था वो टेस्ट ही दे रही थी। मतलब अच्छा। मैंने गेट के पेपर लगाए, मैंने हम्म। नेट के पेपर लगाए, क्योंकि पीवाईक्यूज थे। ऐसे हम्म। नहीं कि नेट का पेपर है तो सिर्फ नेट के ही पीवाईक्यूज लगाओ, मैंने गेट का पूरा पेपर भी सॉल्व किया। मैंने ओके। नेट के जो पीवाईक्यूज थे वो पूरे मैंने ऐसे रट रट लिए थे, पूरे पूरे हम्म। आंसर्स याद आ गए थे। फिर मैंने आईएफएस के वगैरह जो टेस्ट सीरीज थी वो पूरी लगाई। पर मैंने एक ध्यान में रखा कि मैंने वो शेड्यूल था, तो मैंने एग्जाम के 5 दिन पहले तक ही रखा था, ऐसे नहीं कि एग्जाम के एंड हम्म। तक। मैंने वो 5 दिन पहले तक ही रखा था, और हम्म। 5 दिन सिर्फ मैंने वो जो नोट्स थे वही रिवाइज किए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इन केस अगर मेरे थोड़े बहुत मार्क्स ऊपर नीचे हो गए तो मैं हम्म। मुझे डीमोटिवेट नहीं होना है लास्ट यस। क्लास में, क्योंकि हमारा मोटिवेशन लेवल हाई होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हाई यस। होना चाहिए एग्जाम में जाते हैं। इसलिए हम्म। मैंने वो 5 दिन तक ही रखा था पूरा शेड्यूल में, एक दिन में एक ही ऐसे लिया था, एक दिन हम्म। में एक क्वेश्चन पेपर, और उसका पूरा उसी दिन में सॉल्यूशन देखकर पूरा कंप्लीट कर दी। यस। और यूट्यूब वगैरह पे भी आप देखते थे सेशंस? यूट्यूब का कितना, हाँ, कैसे यूज करते थे अपने प्रिपरेशन में? मैंने एक्चुअली मैं लाइव नहीं आती थी, क्योंकि हम्म। लाइव में बहुत ज्यादा टाइम होता था, हम्म। मुझे इतना हम्म। टाइम नहीं देना था। तो हम्म। मैं क्या करती थी, मैं सब रात के आपका जब खत्म होता था तो मैं पूरा डाउनलोड करके रख देती थी। और जब मैं मुझे ऐसा होता था ना कि खाने के बाद हमें ऑलमोस्ट नींद थोड़ी सी तो आ जाती है दोपहर के टाइम पे, हम्म। तो मैं उस टाइम पे स्टार्ट करके वो सुनती रहती थी सिर्फ, क्योंकि वो क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द थे वो आपके कैरोथरनांस के ही थे। तो हम्म। वो मुझे, मैं सॉल्यूशंस नहीं देखती थी, मैं क्वेश्चन देखती थी, और फिर वो उसका आंसर मुझे मैं खुद से सॉल्व करती थी, और देन आपके देखती थी कि आंसर करेक्ट है या नहीं। इनकरेक्ट होगा तो ही सॉल्यूशन देखती थी, नहीं तो आगे करके स्किप करके पूरा वीडियो मेरा आधे घंटे में खत्म हो जाता था ऐसे पूरा। अच्छा। और मैं हर एक सॉल्यूशन में, मुझे एक नोटिस हुआ है दिसंबर में भी और जून में भी आपके जो टेस्ट सीरीज थी उसमें से 6 से 7 क्वेश्चंस आपकी जो टेस्ट सीरीज में से थे उसमें से ही आए हैं, और हम्म। बुक में से भी आए हैं, तो वो बहुत आपका थैंकफुल हुआ आपको। तो बुक वाले क्वेश्चन तो सीधा देख के समझ में आ गए होंगे कि ये तो चलो बुक से ही आ गए हैं। हाँ हाँ फिर अंदर से खुशी भी बहुत मिलती है कि चलो यार, ये तो करा हाँ हुआ आ गया है। हाँ, देख कर ही टिक, नो नो मैकेनिज्म नीडेड। अच्छा, मान लो कि कोई ऐसा स्टूडेंट आपको सुन रहा है जिसने 2 अटेम्प्ट दिए हैं और उसका अभी भी एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ है। कल जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे फोन किया कि सर कहाँ गलत जा रहे हैं, 2 अटेम्प्ट हो गया है, फिर भी नहीं हो रहा है, उसने भी काफी सिलेबस कवर कर रखा है। तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, क्योंकि आप उस सिचुएशन से निकले हो, आप उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, तो क्या क्या सजेशंस आप उस बच्चे को दोगे? मैंने सिर्फ देखा कि मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ आईएफएस के जो नोट्स थे हम्म। उतने ही पढ़े। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस ये चैप्टर मुझे इसमें से नहीं समझ में आ रहा है, मैं दूसरे का देखता हूँ दूसरे का। हम्म। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो हमारे नोट्स है एक ही करो।
10-12 चीजें करने के बाद वो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत ज्यादा हम्म कंफ्यूजन होता है। इसलिए जो नोट्स है उस पर ही डिपेंडेंट रहो, ज्यादा कुछ अलग से करने के लिए मत ही जाओ। और हम्म मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके दिसंबर में एग्जाम है तो अभी से आपके जितने नोट्स है उतने इनफ है। अभी अलग से नया करने के लिए जाओ ही मत। जो हम्म है उसका ही रिवीजन सिर्फ करो तो बेस्ट है। क्योंकि एग्जाम के पहले दिन ही जब एग्जाम के 2-3 दिन में भी आप पढ़ ही रहे हो तो फिर हम्म रिवीजन हो ही नहीं सकता ना फिर। इसलिए जो है उस पे ही डिपेंडेंट रहो और उस पे ही प्रैक्टिस करो। इतना याद करो, इतने अच्छे से पढ़ो कि आपको एक एक चीज कहाँ पर है, कहाँ कौन से साइड पे लिखी है, इतना अच्छे से आपके नोट्स रट लो। क्योंकि हम्म वही फायदा है, लास्ट में वही फायदा होता है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू सब लगाओ, वही इम्पोर्टेंट है। राइट। और क्या इसके साथ जैसे आपने सेट एग्जाम भी क्वालिफाई किया, तो जो बच्चे महाराष्ट्र के हैं क्या उस सेट के लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ता है या इसी प्रिपरेशन से हो जाता है? नहीं नहीं, नेट जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसका नेट और सेट आराम से हो जाता है। नेट के लिए तो सेट आराम से हम्म हो जाता है, इतना डिफिकल्टी लेवल सेट की नहीं है। नेट से आधी हाफ ही है तो सेट हो जाता है। ओके। सो चलिए, अब आपने इतनी सारी सेक्रीफाइसेस की, इतनी सारी मेहनत के बाद मेहनत आपकी रंग लाई है। अब इसके आगे के क्या प्लान्स बनाए आपने? मैंने पीएचडी के लिए एनरोलमेंट किया है हम्म आइजर में, और एनसीएल के भी फॉर्म्स निकल गए हैं तो मैं उधर ट्राई कर रही हूँ। ओके। अगर वो तो हो जाएगा, पर मेरा ऐसा है कि मैं इसी प्रोसेस में पीएचडी के दौरान ही अगर कहाँ पर परमानेंट की वैकेंसीज आ रही है तो मैं हम्म। वहां पर भी फॉर्म फिलअप कर रही हूँ। क्योंकि वो ओके। पूरा मतलब पूरे टाइम के लिए वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसी लिए पीएचडी के बाद भी वही करना है। अगर वो हम्म। मिल रहा है तो मैं वो भी ज्वाइन कर सकती ओके, हूँ। मतलब पीएचडी लॉन्ग में टर्म तो प्लान आपका है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आपको? यस चलिए, यस। वेरी गुड। और हम उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले फ्यूचर में बनेंगे भी असिस्टेंट प्रोफेसर। और जैसे आपने मेहनत करी और एग्जाम क्वालिफाई किया, आप दूसरों को भी मोटिवेट करोगे कि वो भी एग्जाम क्वालिफाई करें। चलिए निशा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी इस स्टोरी से बहुत सारे बच्चों ने कुछ पॉइंट्स पिकअप किए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स